Hello everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am Dimple Tiwari, your economics master teacher. So in this video, we are taking, just a minute, we will do liberalization, privatization and globalization. यानी आपका जो इंडियन इकोनॉमी है उसका ये थर्ड चैप्टर है. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कल कवर किया जा चुका है, लिबरलाइजेशन वाला एलपीजी का फर्स्ट पार्ट. तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं. दिस इज अवर पार्ट 2. ओके. So before starting it, I would request to everyone to subscribe the channel, like the video and share with your friends and comment if you have any query, any problem. Just write it in the comment section. आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे मेन पॉलिसीज जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, लाइक लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट कवर करेंगे और इसके आर्ग्यूमेंट इन फेवर की बात करेंगे. मतलब कौन कौन प्राइवेटाइजेशन के फेवर में था, कौन कौन प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं था. ओके. तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म की. किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म की. और ये कौन लेकर आया था? उस टाइम के फॉर्मर नरसिम्हा राव. नरसिम्हा राव जो कि प्राइम मिनिस्टर थे और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह. ठीक है. तो ये नरसिम्हा कमेटी के अकॉर्डिंग आया था. अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें तीन चीजें आती हैं. क्या क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तीन चीजें. तो आज जो हम कवर करेंगे वो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करेंगे. ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो लिबरलाइजेशन में क्या था, प्राइवेटाइजेशन में? लिबरल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, फ्री. ठीक है. फ्रीडम. किस चीज से फ्रीडम मिली? प्राइवेटाइज का क्या मतलब है? वन बाय वन हम इसे समझते हैं. लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो भी अननेसेसरी कंट्रोल किया जा रहा था और जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे कंपनीज पर, लाइसेंस, प्रोटेक्शन और ड्यूटीज, कोटाज, इन सबको हटा दिया गया. ठीक है. यानी बिजनेस करते समय अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उस पर जो अननेसेसरी कंट्रोल था कि उसे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, कि उसे किस चीज का प्रोडक्शन करना है, अगर उसे कोई अपना एक्सपेंड करना है बिजनेस तो भी लाइसेंसिंग की जरूरत थी. और ये ड्यूटीज और ये सब जो लगता था इन सबको हटा दिया गया. इट मे बी डिफाइंड एज लूजिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन अ कंट्री टू अलाउ फॉर प्राइवेट सेक्टर. और यहाँ पर गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन थी, हमने शेड्यूल ए, बी और सी में पढ़ा है ना सेकंड चैप्टर में, कि शेड्यूल ए में कितनी कंपनीज आती थी? 17 आती थी जो गवर्नमेंट के ओनर में थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी. शेड्यूल बी में कितनी आती थी? 12 आती थी. ये भी गवर्नमेंट की ओनरशिप में थी लेकिन प्राइवेट सेक्टर से रॉ मटेरियल लिया जा सकता था यहाँ पर. ठीक है. और जो शेड्यूल सी की थी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी. तो आप समझ लीजिए मेजोरिटी और जो बिग कंपनीज थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर रखी थी और प्राइवेट के हाथ में कुछ भी नहीं था. लेकिन अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, उसमें ग्रोथ चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने का मौका मिलना चाहिए और उन पे अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन हटाना चाहिए. तो ये जो लिबरल वर्ड है ना, ये प्रोडक्शन में जो भी कंट्रोल और जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाने की वजह से कहा गया. ये सब हटाए गए इसलिए इसको लिबरल बनाया गया. इकोनॉमी में प्रोडक्शन को लिबरल बनाया गया. प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू ऑपरेट बिजनेस ट्रांजेक्शन विद फ्यूअर रेस्ट्रिक्शन. अब जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा जिसमें पहले बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, अब 1991 की पॉलिसी में लिबरलाइजेशन के बाद ये बोला गया कि जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन है वो हटाए जाए. हाँ, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है कोई चीज तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन थे, लेकिन पहले के कंपैरिजन में रेस्ट्रिक्शन को बहुत हद तक मिनिमाइज कर दिया गया. ऑब्जेक्टिव क्या क्या, पर्पस क्या था? क्या क्या पर्पस था लिबरलाइजेशन का? टू डिक्रीज डेट बर्डन ऑफ द कंट्री. यानी कंट्री के पास इतना डेट हो गया था, हमने इतनी बोरोइंग्स कर ली थी. आपने देखा है ना कि आईएमएफ से हमने बोरो किया था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बाहर की वहां से बोरो किया था, उधार लिया था. तो बोरो करने का मतलब ये थोड़ी हमें वापस नहीं करना पड़ेगा. उधार लोगे तो उसे वापस भी करना पड़ेगा और जब तक आप उसे देते नहीं हो तब तक हमको डेट देना पड़ता है, उसका कर्जा चुकाना पड़ता है, उसका इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा. तो वो जो डेट हम पे क्रिएट हो रहा था, ठीक है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा था, इसको खत्म करने के लिए इकोनॉमी को लिबरल बनाया गया. अपने मार्केट को, इंडियन मार्केट जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी पे यानी डोमेस्टिकल ही मार्केट कर रहा था, उसको एक्सपेंड अगर करना है, उसका विस्तार अगर करना है, यानी इकोनॉमी को अगर बड़ा बनाना है, उसका मार्केट बड़ा बनाना है, तो लिबरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक कंट्रीज। और जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेस्टिक कंट्रीज है उनमें कंपटीशन कैसे क्रिएट होगा। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर काम करता है वेलफेयर मोटिव से, ये हमने पढ़ा है, और जो प्राइवेट सेक्टर काम करता है वो प्रॉफिट मोटिव से करता है, और उसे अगर अपना प्रॉफिट चाहिए तो उसे कंपटीशन करना पड़ेगा। कंपटीशन जब होता है तो वो अपने काम में एफिशिएंसी लेकर आता है, काम प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट किए जाने की बात की गई और एंकरेज किया गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स और सर्विसेज। पहले क्या था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, कुछ ही स्पेसिफिक चीजें थी जिनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था, लेकिन अब बोला गया नहीं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे भी मार्केट बढ़ता है। भाई मार्केट को ब्रॉडर बनाना है तो सिर्फ कंट्री तक ही थोड़ी लिमिट करना पड़ेगा, उसको हमें बाहर तक भी लेकर जाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को अपना मार्केट बनाना पड़ेगा, तभी हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्योंकि मार्केट जितना बड़ा हो जाएगा उतनी सेलिंग ज्यादा होगी, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, तो उससे हमारा प्रॉफिट अर्न होगा। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म हुआ है उसमें हम देखते हैं। एबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, यानी गवर्नमेंट ने जो लाइसेंसिंग का प्रोविजन रखा हुआ था उसको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर। कौन कौन सी वो इंडस्ट्री थी? लिक्वर पर रेस्ट्रिक्शन, यानी लाइसेंस, अगर आपको लिक्वर यानी जो भी शराब वगैरह होती है उसका अगर आपको कुछ काम करना है तो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। सिगरेट पर, डिफेंस इक्विपमेंट पर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव पर, डेंजरस केमिकल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन पर तो लाइसेंस की जरूरत है, इन पर बिना लाइसेंस के आप नहीं ये चीजें बनवा सकते हो। इसके अलावा जो भी चीजें थी वहां आप विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन काम कर सकते हो। क्लियर? देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसका एरिया जो पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उसने अपने कंट्रोल में कर रखा था, अब अपने एरिया को उसने लिमिट किया, यानी चीजों को प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया। लेकिन अब कौन कौन सी कंपनीज उसके पास में रह गई जो थी पब्लिक सेक्टर के पास में? रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, ये 3 अपने पास में रखी, बाद बाकी जितनी भी थी उसने सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दी। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, अब जो भी कैपिटल गुड्स था यानी जो मशीनरीज, न्यू टेक्नोलॉजी हमको दूसरी कंट्री से मिल रही थी पहले इस पर रेस्ट्रिक्शन था, अब इस पर फ्रीडम कर दिया गया, यानी बिजनेस एंड प्रोडक्शन यूनिट्स वर गिवन फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। अब उनको फ्रीडम दी गई कि वो कैपिटल गुड्स बाहर की कंट्री से मंगवा सकती हैं और अपग्रेड अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकती है और प्रोडक्शन में, क्योंकि जब न्यू टेक्नोलॉजी को आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो अगर आप यूज करोगे तो प्रोडक्शन में डेफिनेटली फर्क आता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है क्योंकि हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है इससे। तो ये रेस्ट्रिक्शन भी हटाया गया, फ्री कर दिया गया इंपोर्ट कैपिटल गुड्स को। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसमें से रिड्यूसिंग वेरियस रेशियोज, यानी जो एसएलआर, अब फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब है बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चीजें की गई, ठीक है, बैंक्स वगैरह में। तो एसएलआर हमने पढ़ा है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो उस टाइम पर ये 38.5 हुआ करता था, इसको बोला 25% से एसएलआर ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले 38 तक चला जाता था, 40 तक चला जाता था, लेकिन अब बोला गया कि भाई 25% से ज्यादा बैंक अपने पास एसएलआर नहीं रखेगा। एसएलआर क्या होता है? जो कमर्शियल बैंक एक मिनिमम परसेंटेज अपने पास में रखती है ताकि जो भी उसके कस्टमर्स हैं अगर वो विड्रॉ करने के लिए आए तो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट उनके पास में हो जिससे वो उनको लिक्विडिटी दे पाए। अदरवाइज जो पर्सन है, जो कस्टमर्स है, उनका फेथ बैंक पर खत्म हो जाएगा, कोई अर्जेंसी है और वो चाह रहे हैं बैंक से जाकर कि अपना वो विड्रॉ करवा लें, लेकिन बैंक अगर सारा का सारा पैसा एज अ लोन दे देगा, अपनी कमाई में लग जाएगा, तो वो बैंक का एक फेथ खत्म हो जाता है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, फिर वो करेंगे अब जब जाओ पैसा मिलता नहीं है, इससे बेटर है अपने घर पर सेफ रखो। तो एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कमर्शियल बैंक अपने पास में रखती है, कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये कुछ अभी 18-19 के बीच में ही है, ठीक। अभी अब जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको भी कम करके, यानी 15% कैश रिजर्व रेशियो था जिसको 4.1 कर दिया गया। अब एसएलआर क्या है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज, यानी सिर्फ कैश में नहीं, गोल्ड में या सिक्योरिटीज के रूप में भी वो अपने पास में रखता है, उसको एसएलआर कहते हैं। और सीआरआर क्या होता है? यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये वो रिजर्व रेशियो है जो कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड एज रिजर्व, यानी सेंट्रल बैंक में 1%, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में अपना एक परसेंटेज रखता है, अपनी जितने भी उसकी डिपॉजिशंस होती है उसका एक परसेंटेज कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास में रखता है, उसी को हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं।
क्लियर है? देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सेकंड है कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब क्योंकि प्राइवेट बैंक्स भी कई सारी ओपन हो जाती हैं उस टाइम पर, तो अब बैंकिंग सेक्टर में भी कंपटीशन आ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर वाज ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन कंपटीशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज फॉर। अब कोई एक बैंक है, उसने खोला, उसमें कई सारे उसने फीचर्स दिए, तो कई सारे कस्टमर्स उसके पास में आएंगे, ठीक है। उसका वे ऑफ जो डिलीवरी है अपनी बात को कहने की वो बहुत अच्छी है। तो प्राइवेट बैंक्स भी ओपन हुए जिससे कि कंपटीशन वहां पर भी क्रिएट हुआ। देन आरबीआई का जो रोल था अंडरवेंट अ चेंज। आरबीआई पहले एज अ रेगुलेटर काम करता था, बट एज अ फैसिलिटेटर भी करेगा। रेगुलेटर मतलब सिर्फ उसको देखना होता था पहले कि कैसे कैसे रेगुलेट करना है, रूल्स रेगुलेशंस बनाने और उसका सारी कमर्शियल बैंक काम करेंगी। बट अब क्या किया एज अ फैसिलिटेटर। लेकिन क्या मतलब है इसका फैसिलिटेटर का, कि अगर किसी बैंक में प्रॉब्लम आ रही है, फंड्स की कमी आ रही है, प्रॉब्लम में है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, फैसिलिटेट करेगा कौन? आरबीआई। किसको? कमर्शियल बैंक को। देन डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया, मतलब एक्सेप्ट फॉर सेविंग अकाउंट बैंक्स वर एबल टू डिसाइड देयर ओन इंटरेस्ट रेट। सेविंग अकाउंट के अलावा जो डीरेगुलेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को किया गया, मतलब आपका जो सेविंग अकाउंट था उसके अलावा बैंक्स वर एबल टू डिसाइड देयर ओन इंटरेस्ट रेट। अब जो बैंक्स थी वो अपना इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कमर्शियल बैंक ने जो सेंट्रल बैंक ने बता दिया आरबीआई ने वही होगा, उसका रेट जो बताएंगे उसी के आसपास का रेट कमर्शियल बैंक अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। इसलिए आप देखते होंगे कि अभी जो प्राइवेट बैंक है उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलता है हमको बैंक्स में देखने को इंटरेस्ट रेट का। देन टैक्स रिफॉर्म्स एंड फिस्कल रिफॉर्म्स। अब एक और चीज क्या, टैक्स रिफॉर्म फिस्कल रिफॉर्म्स में क्या है कि जो गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी थी एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी, यानी जो भी गवर्नमेंट टैक्स देती है या एक्सपेंडिचर करती है इन सबको क्या बोला जाने लगा? फिस्कल पॉलिसी बोला जाने लगा। द टैक्स रेट्स इन द कंट्री वर क्वाइट हाई। जो टैक्स रेट थे वो बहुत ज्यादा थे, जिसको क्या किया, विच लेड टू टैक्स एवेशन। कई सारे टैक्सेस को हटाए गए, कई सारे टैक्स को कम किया गया। द फिजिकल रिफॉर्म सिंप्लीफाइड द टैक्स स्ट्रक्चर। और पहले टैक्सेशन जो सिस्टम था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, उसको टैक्स जो था उसको सिंप्लीफाइड किया गया, यानी आम आदमी भी उसे आसानी से समझ पाए। और लोअर द रेट ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन को जो रेट था उसको कम किया गया। दिस रिड्यूस टैक्स इवेशन एंड इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यूज, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था वो भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। अ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज मतलब अब यहाँ पर हमारी कंट्री में बैंक्स में फॉरेन करेंसी भी तो होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो अपना रुपी था उसको डी वैल्यू किया गया। डी वैल्यू कैसे, कि जैसे मानिए अगर हमारा $1 जो है वो 70 रुपीज का है, तो उस डॉलर को 75 रुपीज का कर दिया गया, खुद ही किया गया उसको डी वैल्यू। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जब आप करेंसी को डी वैल्यू करते हो तो अब जो सामान, जैसे अमेरिका क्या करेगा, $1 में एक हैट खरीद सकता है, ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, $1 में वो एक हैट खरीदेगा और उसके पास में ये 5 रुपए और बच जाएंगे उसको, और कुछ इंडियन करेंसी के हिसाब से 5 रुपए बचेंगे, उसमें वो कुछ और सामान भी ले सकता है। तो अपनी कंट्री को जानबूझकर करेंसी को डी वैल्यू करने से क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। अब हमारा सामान सस्ता मिलेगा तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि वहां पर वो $1 की एक हैट मिलती है, हमारे यहाँ पर $1 की हैट मिलेगी और उसके साथ में उसके 5 रुपए बच जाएंगे, जिसमें वो और कुछ भी चीजें खरीद सकते हैं। तो यहाँ डी वैल्यू क्या किया गया, खुद से किया गया। डी वैल्यू इम्प्लाइज एन फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट सम फॉरेन करेंसी। 1991 में द रुपी वॉज डिवैल्यू इंक्रीज आर कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। और जब हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है तो इम्पोर्ट डिस्करेज होता है, इम्पोर्ट कम करने की वजह से इसको किया जाता है, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की वजह से। क्योंकि उसी हैट को जो मैं 70 रुपए में दे रही थी पहले, क्योंकि वो $1 था, 70 रुपए इक्वल टू $1, 70 रुपए दे रही थी, अब उसी के लिए मुझे 75 देने हैं, तो मुझे तो 5 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं ना, क्योंकि मेरी करेंसी डिवैल्यू हो गई है। तो लोग अब इम्पोर्ट कम खरीदें, इम्पोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट को ज्यादा एंकरेज किया जा रहा था। देन कुछ अदर मेजर देखिए, जैसे कि जो कोटा था, यानी कि इतनी क्वांटिटी से ज्यादा आप नहीं मंगवा सकते हो, इतना ही होना चाहिए, इस सबको खत्म किया गया।
पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वॉज ऑल्सो स्क्रैप, और जो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था, इम्पोर्ट मंगाने के समय लाइसेंस, उसको भी खत्म किया गया। इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज रिड्यूस्ड, इम्पोर्ट पर जो ड्यूटी चार्जेस लगते थे उसको भी कम किया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी वॉज कम्प्लीटली विदड्रॉन, और जो एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगती थी, एक्सपोर्ट आइटम्स पर जो ड्यूटी लगती थी उसको भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। नाउ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि इट रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर thereby रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम हो जाता है। जहां भी पब्लिक सेक्टर मिले, विच मीन्स कि हम यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। इट मीन्स शेडिंग द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज, यानी अब गवर्नमेंट क्या जो ओनरशिप है वो अपनी ओनरशिप को उसने थोड़ा पीछे करके प्राइवेट कंपनीज को ओनरशिप देना शुरू कर दिया। It may also mean de-reservation of industries previously reserved for public sector, यानी अब जो रिजर्वेशन यानी जो ओनरशिप पहले पब्लिक सेक्टर के पास हुआ करती थी उसको उसने डी रिजर्व करके प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया। अब प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है, जैसे कि जो पीएसयू होते हैं अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया, अब इसके बदले इसको पैसा मिल गया गवर्नमेंट को और प्राइवेट हाथों में ये चला गया। और जरूरी नहीं है पूरा पीएसयू ही बेच दिया जाए, कई बार ऐसा भी होता है जैसे पीएसयू में जो शेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल 5% का शेयर है, तो 5% के शेयर में या 100% का शेयर गवर्नमेंट के पास था, तो मैं 5% का शेयर इसने बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो अब इसके बदले इसको कैश मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे डिस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, है ना। डिस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो ये प्राइवेटाइज करने पर ही होगा। तो प्राइवेटाइज यानी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर जो प्राइवेट कंपनीज को अपना ओनरशिप दे देती है उसी को प्राइवेटाइजेशन का नाम देते हैं। देन गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन 2 वेज। अब वो 2 तरीके क्या हैं, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक कंपनीज, यानी ओनरशिप जो गवर्नमेंट के पास थी उसे प्राइवेट हाथों में दे दिया। दूसरा गवर्नमेंट विड्रॉइंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक, अब यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है प्राइवेट एंड पब्लिक, तो इस गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट ने दे दिया प्राइवेट कंपनी के हाथ में, तब ओनरशिप किसके पास चली गई, प्राइवेट। एंड द बाय मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, मीन सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बाय द गवर्नमेंट। अब जैसे रेलवे अभी है किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में, तो ये गवर्नमेंट अपने से प्राइवेट हाथों में सौंप दे, तो इसे क्या बोलेंगे, इसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर, एक तो है डी नेशनलाइजेशन पहला, सेकेंड है डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन जिसे हम टोकन प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं, थर्ड है पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। 3 टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं डी नेशनलाइजेशन, यानी जब 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है किसी प्रोडक्टिव एसेट पर जिसे वो ट्रांसफर कर दे प्राइवेट सेक्टर को, इसको हम बोलेंगे डी नेशनलाइजेशन। यानी गवर्नमेंट का जिस पर भी 100% ओनरशिप है, पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का उस पर्टिकुलर एरिया पर है, पर्टिकुलर एसेट पर है, उसको जब वो प्राइवेट हाथों में प्राइवेट सेक्टर को बेच दे उसको हम डी नेशनलाइजेशन कहते हैं, और इसी को हम स्ट्रेटेजिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेटेजिक सेल। एंड पार्शियल प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ कि अगर when less than 100% or more than 50% ownership is transferred with private, अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट के पास में 100% ओनरशिप है, इसकी 50% ओनरशिप वो दे दे किसको, प्राइवेट कंपनीज को, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। पार्शियल मतलब हाफ। द प्राइवेट सेक्टर कैन क्लेम टू possesses substantial autonomy is its functioning, it is also known as partial sale, ठीक है। देन डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करती है इट्स शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50 to 10% टू मीट द डेफिसिट इन द बजट, दिस इज टर्म एज डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन। यानी जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स जो हैं, आप किसी जो कोई पीएसयू है, पीएसयू के 100% शेयर मान लीजिए गवर्नमेंट के पास में है, अब इसमें से वो 5 या 10% का शेयर प्राइवेट को दे देती है, ठीक है,
क्यों दे देती है? ताकि वो अपनी जो डेफिसिट है, बजट जो डेफिसिट हुआ है, तो ये जब उसको 5% का या 10% का देगी तो 10% के बदले इसको कुछ पैसे मिल जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर को। तो इससे वो अपनी जो डेफिसिट हो रही है उसकी बजट में जो डेफिसिट आ रहा है उसको क्या कर पाएगी? कमी। तो उसमें कम उसको कर पाएगी। इसी को हम प्राइवेटाइजेशन या टोकन प्राइवेटाइजेशन का नाम दे देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फेवर करते हैं प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि ये हेल्प करता है रिड्यूस द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे काम होते हैं तो उसके बर्डन को वो रिड्यूस करता है अगर प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। सम ऑफ बर्डन विल रिमूव टू प्राइवेट सेक्टर एंड इट विल प्रोवाइड सम रिलीफ टू द गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरा क्या फेवर है? इट मेक्स पब्लिक सेक्टर यूनिट मोर कॉम्पिटिटिव। अब जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या मतलब मोर कॉम्पिटिटिव हो जाता है। आप क्यों? विल क्रिएट कॉम्पिटिशन फॉर पीएसयू एंड विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस एंड सर्विस। जब प्राइवेट कंपनीज के हाथ में, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीज चली जाती है तो फिर कंपटीशन होता है। क्योंकि कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि प्राइवेट जो भी सेक्टर है काम करेगा वो प्रॉफिट मोटिव से करेगा और अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करेगा। और बेहतर वो कब हो सकता है? जब वो एफिशिएंटली किसी का प्रोडक्शन करता है तब। देन इट हेल्प्स टू, ये तो हो गया। इट मे हेल्प इन रिवाइविंग sick units which are liability of public sector. So privatization will lead to investment in sick unit and it will help them revive and reduce the burden of public sector. यानी कि जो भी सिक यूनिट्स होती है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो वहां पर अगर प्राइवेटली दोगे तो वो अपना फुल पोटेंशियल लगा के उसको रिवाइव करने की कोशिश करती है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है क्योंकि जिस प्राइवेटाइजेशन आप करते हो तो वो फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है, जिससे कि हमारा इंक्रीज क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। हमारी कंट्री में एफडीआईज आने लग जाती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लग जाएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे प्रॉपर्टी वगैरह इन पर जब यहाँ पर इन्वेस्ट करती है, किसी कंपनी पर इन्वेस्ट किया, जो एमएनसीज है वो क्या है यहाँ पर? हमारा एफडीआई तो है वो एक तरीके का। नेक्स्ट है इट विल इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन विल बी फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरफेरेंस। यानी अब प्राइवेट सेक्टर सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड काम करेगा विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। सो देयर विल बी मोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन कंट्री, जिसकी वजह से इंडस्ट्री अब जब बिना इंटरफेरेंस के काम होता है, सबके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया हैं और रेस्ट्रिक्शन या इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है पॉलिटिकल, तो ऑब्वियस है कि हमको ग्रोथ देखने को मिलती है, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन इट विल हेल्प प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। अब इससे क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं वो मॉडर्नाइज होती हैं और इनमें डाइवर्सिफिकेशन भी आता है। यानी एक प्रोडक्ट बनाया उसी के जैसा दूसरा कैसा, तो डाइवर्सिफिकेशन होगा जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी कंपनी, कि उसको और कम कॉस्टिंग करके इसी जैसी और कौन सी चीज बनाई जा सकती है। इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में आना शुरू होते हैं, क्योंकि अब लाइसेंसिंग वगैरह तो हटा दी गई है, देखा हमने लिबरलाइजेशन में। अब अगेंस्ट कौन कौन है प्राइवेटाइजेशन के? प्राइवेटाइजेशन होने पर क्या होता है? बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द प्रॉफिट मोटिव, तो सोशल वेलफेयर यहाँ पर से काम नहीं हो पाता है, कि जो लोग पुअर हैं वो पुअर ही रह जाते हैं, क्योंकि अब वो काम उतना कर ही नहीं पा रहे हैं। उनको जो पिछड़े हुए हैं वो पिछड़े ही रह जाते हैं, जो लोग रिच हैं वो और रिच होते चले जाते हैं, तो एक डिस्पैरिटी सी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रायोरिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज ऑलवेज ईच मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्योंकि प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं तो इट विल पे लेस अटेंशन ऑफ सोशल वेलफेयर। उनको कोई मतलब नहीं है कि जो गरीब है उसको हम क्या हेल्प करें, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट कर रही थी वेलफेयर के लिए। प्राइवेट सेक्टर अगर वेलफेयर पे चला जाएगा तो कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है सोशल वेलफेयर। देन इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। अब जब वेलफेयर नहीं हो रहा है तो रिच क्या हो रहा है? और रिच हो रहा है। पुअर क्या हो रहा है? और पुअर हो रहा है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ना वो ब्रॉडर होती चली जाती है। Privatization will lead to inequality as richer will get more advantages and can expand to any limit with more investment. अब उसको क्या करना पड़ रहा है? क्योंकि अब जो रिच है उनको तो एडवांटेज मिलता चला जा रहा है, जो पुअर है वो बेचारे पुअर ही रह जा रहे हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर इग्नोर हो जाता है कौन सा? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट कर रही थी वेलफेयर के लिए कुछ कुछ काम,
प्राइवेटाइजेशन अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को और ज्यादा बेनिफिट कहाँ से होगा उस पर ध्यान देता है। तो फिर जो लोअर सोसाइटी है, जो बैकवर्ड सोसाइटी है, वीकर सोसाइटी है, वो इग्नोर हो जाती है, ठीक है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। तो क्या होगा, डिस्पैरिटी होगी, इनइक्वालिटी होगी, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी मार्केट में, इकोनॉमी में। इट जनरेट्स फियर ऑफ रिट्रेचमेंट एंड कॉन्सिक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट, और जिसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब लोगों के मन में डर हो जाएगा, पीपल वर्किंग दैट पब्लिक सेक्टर यूनियन रिगार्डिंग रिट्रेंचमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक सेक्टर वहां से हट गया है तो भाई प्राइवेट सेक्टर तो उन्हीं को ही काम देगा जो स्किलफुल है, ठीक है, जो काम करने लायक है, उन्हीं को अपनी कंपनी में रखेगा। जिनको स्किल नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनको वो क्यों रखेगा, ठीक है। और ऐसे क्या होती है कि वहां पर जॉब की कमी आ जाती है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। अब राइज टू करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब प्राइवेटाइजेशन होने पर करप्ट प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपका प्राइमरी मोटिव क्योंकि इनका प्रॉफिट का होता है, तो वो कोई गलत काम करके भी, मैल प्रैक्टिसेस से भी अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनको प्रॉफिट ज्यादा हो। क्लास स्ट्रगल। अब यहाँ पर इट लीड्स टू मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन बाय लार्ज प्राइवेट ओनर। अब प्राइवेट ओनर अगर है तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्रिएट होता है, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाएगा। मोनोपोली क्या होता है, जब एक ही सेलर होता है। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है कि डिफरेंट सेलर्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो यहाँ पर उनका क्या एक्सप्लॉयटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। दो चीजें हमने देख ली जिसके हमने सारे फीचर्स देखे, फिर आर्ग्यूमेंट देखा है हमने प्राइवेटाइजेशन का, और फेवरेबल जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या देखना है कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के पीछे क्या कारण था, क्यों हुआ, और उसमें हम देखेंगे क्या क्या बेनिफिट्स रहे ग्लोबलाइजेशन के। तो ये एलपीजी पॉलिसी जो हमारी लेकर आए हैं, एलपीजी, ठीक है, इसी को क्या हम बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म। और ये कब आया था, 1991 में। इसमें से पक्का आपका क्वेश्चन आएगा, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। सो वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि संकल्प कॉमर्स बैच विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1st of September. This batch is fully English commerce batch of 2025 session, and Vedantu will give you some features. They are live classes by the master teacher, instant doubt solving classes, handwritten notes by the master teacher, offline supervision and discipline, regular assignment and chapter test, unlimited access to popular ebooks, concept videos, and all India test series. All will provide by the Vedantu. And you can see some students are here, so they get very good percentage in their 12th examination, 12th board examination obviously. So you would be the next one. In fact, in some subjects they got 100% result, so you would be the next one. So what you have to do, you just fill the form. This form is in the description box, you just click it and fill it. And one big surprise, because we will provide you 12th syllabus along with the CUET crash course. मतलब आपको सिर्फ 12th का सिलेबस ही नहीं मिलेगा, CUET क्रैश कोर्स की भी पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, सो यू जस्ट join the course and we will meet in the course. Okay everyone, that's all for today. We will meet in the next session. Till then, keep learning and keep practicing.